दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की इंडियन पॉलिटी क्लास में हम लोग पिछली जो क्लास हुई थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पार्लियामेंट को लेकर के। तो उसी क्लास को जो है उसको पार्ट 1 नाम दिया गया है, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी हमारी इनिशियल स्टेज है और आपको अगर ये मेरे द्वारा जो भी अध्ययन सामग्री या वीडियो के द्वारा जो भी आपको डिलीवर किया जा रहा है वो आ, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के पॉइंट्स हैं, तो यदि वो आपको लगते हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में और बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम को लेकर के, और एग्ज़ाम में की जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं और तैयारी में कुछ योगदान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो ही आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले है क्या, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में जानेंगे। लोकसभा का स्पीकर के कार्य क्या होते हैं, उनकी अर्हता क्या होती है, और डिप्टी स्पीकर के बारे में जानेंगे। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहे जाते हैं, पीठासीन अधिकारी कहे जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93, 93 जो अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन का, 93 अनुच्छेद, लोकसभा इलेक्ट्स अ स्पीकर। लोकसभा जो है एक स्पीकर इलेक्ट करती है और एक डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करती है फ्रॉम एमंग द मेंबर्स ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। देखिए, पहली जब लोकसभा, जब इस लोक का सदन जो है, लोकसभा का सदन चालू होने होता है, मान लीजिए आम चुनाव हो गए, आम चुनाव होने के बाद में सरकार बन गई और उसके बाद जो है पहला सेशन स्टार्ट हुआ, और सेशन का फर्स्ट मीटिंग जो है जब स्टार्ट हुई, पहली मीटिंग की जो स्टार्टिंग में उनको जो है लोकसभा और लोकसभा मेंबर्स को लेकर के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, वो दोनों जो हैं वो बाद में चुने जाते हैं, उनको जो है इलेक्ट किया जाता है उन्हीं मेंबर में से। स्पीकर जहाँ तक देखा गया है, परंपरा रही है कि वो सत्ताधारी जो पार्टी होती है, जो बहुमत जिसका सिद्ध हो चुका होता है, तो सरकार बनाती है, तो उसका ही स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और डिप्टी स्पीकर किसी अन्य दल का नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक परंपरा चली आई है। तो इसीलिए जो है ये आर्टिकल 39 में, अनुच्छेद संख्या 93 में ये गिवन है स्पीकर और लोकसभा और डिप्टी स्पीकर के बारे में लोकसभा के। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग के पहले ही उनको जो है लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा उन्हीं मेंबर्स में से। व्हेनेवर द पोस्ट ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिकम्स वेकेंट, अब जब ये पोस्ट जो है जब भी खाली होती है या जब भी वेकेंट होती है, इट अगेन इलेक्ट अनदर मेंबर फॉर दैट पोस्ट। मान लीजिए किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने, या फिर उनकी जो है मान लीजिए अनायास जो है मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में या फिर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर उनको लेकर के वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, कहीं और पे प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए विदेश में गए हुए होते हैं, तो ऐसे केस में जो है डिप्टी स्पीकर पद संभालता है स्पीकर का। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होल्ड्स देयर पोस्ट ओनली एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अब ये जो पोस्ट होती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, ये तब तक उनकी बनी रहती है जब तक कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं लोकसभा के। अब इसमें एक बात भी ये कही गई है कि अगर मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए सरकार के और प्रधानमंत्री जा कर के इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति को, तो वो सरकार जो है एक तरह से उसको ख़त्म कर दिया जाता है और वो लोकसभा भंग मानी जाती है। ऐसे टाइम पे वो जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उस समय के, वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक, स्पीकर बने रहेंगे तब तक कि जब तक कि अगला जो लोकसभा है, अगली लोकसभा का जो फर्स्ट मीटिंग है वो नहीं बुलाई जाती है। तो पहले तो बात है कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको जो है शपथ लेनी होती है, तो शपथ लेने के बाद सभी मेंबर्स को, उसके बाद ही वो लोकसभा के अंदर जा पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए, और उसके बाद
मान लीजिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि स्पीकर आखिरी समय तक बने रहते हैं जब तक दूसरा स्पीकर नहीं आता है। तो उनके बीच में शपथ दिलाने के लिए मेंबर्स को जो शपथ दिलाने के लिए जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाने के लिए या फिर वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है कि उस ड्यूरेशन के लिए जैसे ही वो स्पीकर पद से हटेंगे तो उसकी उनकी जगह पे उन्हीं मेंबर्स में से एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और प्रोटेम स्पीकर जो है उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है। उसके बाद अदरवाइज दे हैव टू वेकेट द देयर पोस्ट। उसके बाद अगर मान लीजिए वो अपनी सीट को जो है वेकेट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ये आर्टिकल 94A में दिया गया है। इवन बिफोर दिस दे कैन वॉलंटरी रिज़ाइन। उससे पहले जो है वो स्वतः या फिर अपनी इच्छा से रिज़ाइन दे सकते हैं 5 साल से पहले। तो उस केस में भी लोकसभा के लिए जो है लोकसभा का कोई भी मेंबर जो है वो सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। स्पीकर सेंड्स देयर रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। स्पीकर अपना जो त्यागपत्र होता है, अगर मान लीजिए त्यागपत्र देता है तो वो डिप्टी स्पीकर को देता है, और डिप्टी स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना त्यागपत्र जो है वो स्पीकर को देते हैं। ठीक है। एंड द डिप्टी स्पीकर सेंड देयर रेजिग्नेशन टू द स्पीकर बिसाइड्स रिजाइनिंग। अब इसके अतिरिक्त रिज़ाइनिंग के अतिरिक्त अगर मान लीजिए वो त्यागपत्र देते हैं, उसके अलावा उनको रिमूव कर दिया जा सकता है कि अगर साधारण बहुमत से ये यहाँ पे रिमूव किया जाता है। साधारण बहुमत लेने का मतलब है 50% + 1। इतने मेंबर अगर उनके विपक्ष में वोट डाल देते हैं लोकसभा स्पीकर के तो उनको लोकसभा पद स्पीकर का पद जो है उसको रिक्त माना जाता है। ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है स्पीकर फिर नहीं रहते हैं। तो दे कैन आल्सो बी रिमूव इफ मोर देन हाफ ऑफ द करेंट लोकसभा मेंबर वोट टू रिमूव देम। ठीक है। उसके बाद है कि लेकिन ऐसा करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 14 दिन का नोटिस उनको दिया जाना चाहिए। 14 दिन पहले उनको जो है सूचित किया जाना चाहिए कि आपको जो है हटाया जाना है। बट बिफोर दिस वोट कैन हैपन द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट 40 डेज प्रायर टू रिमूव देम। अब इनको किस किस कारण से हटाया जा सकता है? तो पहला तो है कि वो अब अपने पद का अपने दायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहे होते तब, या किसी जो है कारणवश वो एक दल या फिर मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी है, या फिर जो कह सकते हैं कि जो जिसकी सरकार है वो उसके हिसाब से वो नियम और जो दिए होते हैं वो लोकसभा के, उसके हिसाब से वो नियमों का उल्लंघन करते हुए वो अतिरिक्त जो है बोलने का समय प्रदान करती है। मान लीजिए लोकसभा स्पीकर के पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी, उसका कोई मेंबर जो है किसी विधेयक पर बोल रहा है तो उसको जो है समय ज़्यादा देना, और किसी जो विपक्ष की पार्टियां हैं तो विपक्ष में तो उनमें अगर किसी कोई मेंबर है और मान लीजिए मेंबर ऑफ हाउस है तो मेंबर ऑफ हाउस तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो मेंबर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं इस समय जैसे राहुल गांधी हैं, तो बराबर जो है देखना चाहिए स्पीकर को सभी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के। तो उसमें वो बात आ जाती है कि अगर कुछ ऐसा करते हैं कि जो जिससे ये साबित होता है कि ये अपने कृत्य का निर्वहन, अपने जो दायित्वों का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो लोकसभा में जो स्पीकर का पद है या डिप्टी स्पीकर का पद है उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तभी इनको जो है हटाया जा सकता है, और वो भी साधारण बहुमत से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 जो संविधान का आर्टिकल है या कह सकते हैं उच्छेद है, वेन एवर द लोकसभा इज़ डिजॉल्व, जब भी लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो स्पीकर शैल कंटिन्यू टू हिज ऑफिस अंटिल द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। तो अगली लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद उसके मेंबर्स को जो है शपथ दिलाई जाती है, और उसके तब तक वो बना रहता है लोकसभा अध्यक्ष, और जैसे ही वो फर्स्ट मीटिंग आती है उसमें से प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है वो जो है सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है। इसी के लिए वो प्रोटेम स्पीकर होता है। तो यहाँ पर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की बात कही गई है। द लोकसभा फॉलोइंग द डिसोल्यूशन, ऐसे केस पर जब लोकसभा जो है भंग कर दी गई हो।
द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। अब जो डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर है लोकसभा के, वो जो उनको सैलरीज और एमोलूमेंट्स मिलता है, वो अलाउंसेस मिलते हैं, वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। और वो भारत की पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, वो डिफ़ाइन करती है, समय समय पर कानून बनाती है उनको लेकर के, उनके वेतन भत्तों को लेकर के कानून बनता है जो पार्लियामेंट बनाती है। अभी प्रोटेम स्पीकर की बात आई थी, तो वो प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने बताया कि ये प्रोटेम स्पीकर इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है। तो जब पहली सदन जो है, मान लीजिए सरकार चुन के आती है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। उसका राष्ट्रपति के बाद में जो स्पीकर के पद पर जिनको बनाया जाता है और जो सभी को शपथ दिलाते हैं, वो काम ही उनका होता है और लोकसभा में, ठीक है। फिर उसके बाद द सैलरी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे जो राज्यसभा की सैलरी है और स्पीकर की सैलरी है, वो लोकसभा में सेम है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की सैलरी, उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए होती है, तो 4 लाख रुपए ही स्पीकर की भी सैलरी होती है, ठीक है। स्पीकर एंड ऑफ द लोकसभा इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड ही टेक्स ओथ एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये बताया है मैंने कि जब भी स्पीकर जो होता है, वो केवल एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा की जो को लेकर के ओथ लेता है, या अपना जो है उसको ओथ और एफर्मेशन लेता है। और ऐसा नहीं है कि उसको जो है लोकसभा स्पीकर के लिए अलग से कोई ओथ गिवन हो। तो ये जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 में जो भी शपथ गिवन है, तो जो अनुसूची 3 में शपथ गिवन है, उसमें भी ये इनकी शपथ भी आती है। तो अलग से कोई लोकसभा स्पीकर की शपथ नहीं दी गई है संविधान में। नो सेपरेट ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड टू हिम एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कोई सेपरेट पोस्ट नहीं दी गई है, ठीक है, प्रशासनिक रूप से। तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर क्या हैं? पहला तो ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले क्या है कि वो एक तरह से मीटिंग लेता है लोकसभा की, और साथ साथ में जो हाउस का जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कह सकते हैं कि जब जो प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न जो उठाए जाते हैं, चाहे वो सरकार की पार्टी के किसी व्यक्ति के द्वारा हो, अथवा जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हो, किसी विषय पर कोई प्रश्न उठाए जाते हैं, तो फिर उसकी जो है, उसका उत्तर जो है, वो पार्टी के जो कि सरकार की पार्टी के हैं, जो मंत्री हैं, उनको देना होता है। तो यहाँ पे जो है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, कार्रवाई होती है, वो सारी कार्रवाई जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष निभाता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल होता है, ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द पीस। वहाँ पे शांति बनी रहे, शोर शराबा नहीं हो सदन में, उसके लिए। और जो ऑर्डर ऑफ द हाउस है, जो उसके लिए, पीस के लिए और ऑर्डर ऑफ द हाउस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ द मेंबर डज नॉट ओबे हिम, अगर कोई व्यक्ति या जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, व्यक्ति नहीं कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा का मेंबर है, अगर वो प्रोसीडिंग्स में जो है, जो चर्चा चल रही है या फिर कार्रवाई चल रही है, उसके उसमें जो है वो निषेध डालता है, ऑब्स्टेकल्स करता है, है ना, तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बीच बीच में जो है जो है व्यवधान पैदा करता है सभा को चलने में, तो ऐसे केस में जो है लोकसभा जो है उनको सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी मेंबर को, ठीक है। He can adjourn the proceedings of the house if there is disorder in the house। तो disorder in the house कहने का मतलब है कि तो हाउस का जो विघटन होता है, तो मान लीजिए उस केस में क्या, या कह सकते हैं कि कोरम पूरी नहीं हो रही है और शोर शराबा हो गया है विपक्षी दल द्वारा, या फिर जो सत्ता दल नहीं है, या फिर कह सकते हैं जो सरकार के दल है उसका नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि एडजर्न कर दिया जाता है मोशन, या फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। कब से के लिए कहिए डिसऑर्डर एक ऑफ द हाउस, तो इसको जो है विघटन कर दिया जाता है हाउस का, ठीक है, या अव्यवस्था अगर किसी तरह की होती है तो फिर ऐसा कर दिया जाता है। ही प्रिसाइड्स इन द जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। वो
जॉइंट सेशन ले, जब भी लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन होता है तब भी वो उसको कौन जो है स्पीकर या फिर कह सकते हैं कि चेयरमैन उसका बनता है। तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, जब भी जॉइंट सेशन होगा, जब भी दोनों लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं अगर मत एकता का अभाव है किसी बिल को लेकर के, तो उस केस में क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है, तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा स्पीकर को ही जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द स्पीकर हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट। अच्छा, ऐसे केस में एक और बात है कि अगर मान लीजिए कोई बिल ऑर्डिनरी बिल है तो उस केस में तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी प्रकार का मतभेद है और बिल पास नहीं हो पा रहा है तो नहीं, तो क्या होता है दूसरा जो है बिल होता है मनी बिल। मनी बिल का के बारे में आर्टिकल 110 में गिवन है, 110 में दे रखा है अनुच्छेद में। तो उसमें क्या मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, कोई भी बिल जो है वो धन विधेयक है कि नहीं, कोई भी विधेयक, इसका निर्णय कौन लेता है? ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक वित्त विधेयक भी होता है, अनुच्छेद 117 में आता है। धन विधेयक जो है ये अनुच्छेद 110 में आता है, और बजट जो है वो अनुच्छेद 112 में आता है। ठीक है, तो अलग अलग जो अनुच्छेद है उनमें इन चीज़ों के बारे में संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, ही डज़ नॉट टेक पार्ट इन द वोटिंग इनिशियली। मान लीजिए दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उस केस में जो है ये शुरुआत में तो वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, दोनों सदस्यों की एक तरह से जब मीटिंग बुलाई जाती है, तो उस केस में क्या होता है, अगर बराबर वो दल बराबर जो है होते हैं वोट, तो पक्ष में और विपक्ष में किसी बिल को लेकर के, तो उस केस में निर्णायक जो है वोट डालते हैं ये स्पीकर। ठीक है, या फिर ये प्रोसीडिंग्स अगर लोकसभा में भी हो रही होती है, तो वहाँ पर भी अगर वोटिंग से जो है डिसाइड करना होता है किसी बिल के बारे में कि बिल को जो है पास किया जाए कि नहीं, तो उस केस में जो है वोटिंग जब डिसाइड होती है तो उसमें निर्णायक मत ये देते हैं जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इन द केस ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट इन एनी क्वेश्चन ही कास्ट डिसाइडिंग वोट। ठीक है, ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी। जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, संसदीय समिति हैं, उन सभी के चेयरमैन वो कौन अपॉइंट करते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, वो अपॉइंट, और लोकसभा एंड सुपरवाइजर्स देयर वर्क, और उनका जो पर्यवेक्षण है उनके कार्यों का वो भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, एनी मेंबर कैन मेक आ स्पीच इन द हाउस ओनली विद हिज परमिशन। कोई भी व्यक्ति जो है स्पीच दे सकता है उनकी परमिशन के होने पर ही। ठीक है, तो उनका जो टाइम डिसाइडेड होता है, वो पार्टी में कितने कैंडिडेट्स हैं या कह सकते हैं कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनके आए हैं पर्टिकुलर पार्टी में, उसके हिसाब से समय जो है वो दिया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। उतने ही समय में उसको बोलना होता है मेंबर को, और अगर वो बैठने के लिए कह देते हैं तो उनको बैठना ही पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से डेकोरम बना के रखा जाता है पूरी तरह से। इसमें जो है अनुशासन की बात होती है। ही कैन ऑर्डर रिमूवल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विच इज़ कंसिडर्स अनपार्लियामेंट्री। असंसदीय भाषा का प्रयोग अगर मान लीजिए किसी भी सदन के सदस्य द्वारा चुना जाता करा जाता है, तो ऐसे केस में जो भी शब्द जो कहा जाता है उस समय की जो भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी कार्रवाई है उस समय के बीच में जो चर्चा चल रही है, तो उन शब्दों को रिमूवल के लिए कहता है लोकसभा अध्यक्ष। तो जब भी आपने ऐसी लोकसभा की और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि हाँ, कि जब भी कोई व्यक्ति जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो उसको जो बैठने के लिए कहा जाता है, और उन शब्दों को जो है वो रिमूव करने के लिए कहा जाता है कि उनको जो है कार्रवाई की बैठक से वो शब्द हटा दिए जाएं। ठीक है, रिकॉर्डिंग से। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमेटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बात है, कुछ कमेटी जो होती हैं, कुछ जो कमेटी बनती है उनके जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी यही होते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष।
उसके बाद आते हैं कि राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। राज्यसभा जो है वो सेकंड या अपर हाउस बोला जाता है इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ही कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ फ्रॉम द स्टेट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि राज्यसभा के मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं, वो स्टेट से चुनाए जाते हैं। स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं उससे चुने जाते हैं, और इसमें भी प्रोपोर्शनल रखा जाता है। प्रॉपर प्रोपोर्शनल रखने के हिसाब से ये जो है उसको वोट, जो कितने मेंबर्स हैं ऑब्लिक कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हर यूनियन टेरिटरी के लिए, हर स्टेट के लिए जो नंबर होते हैं कि कितनी सीटें होगी राज्यसभा की जो उस स्टेट के लिए होगी। तो उत्तर प्रदेश के लिए 31 हैं, जैसे यूपी के लिए 31 सीटें हैं राज्यसभा की, और लोकसभा की मैंने पहले बता दी थी कि 80 है ना। तो 31 सीटों के लिए जैसे है, तो 31 सीटें लोकसभा में जो है पर जो है कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो इसमें क्या है कि वोट जो है वो एक तरह से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं, ठीक। तो दीज मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, अब वो इलेक्शन कैसे होता है मेंबर्स का। तो मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभाओं के जो मेंबर हैं, अलग अलग राज्य में जो विधानसभा के मेंबर्स हैं उनके द्वारा इसका चुनाव होता है, ठीक है, इन राज्यसभा के मेंबर्स का। इलेक्शन जो होता है वो हैंड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो जो राष्ट्रपति के केस में है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, वही प्रयोग जो है यहाँ पर भी किया जाता है। और साथ साथ में अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात है कि समानुपाती धारणा से, तो एकल समानुपाती संक्रमणीय नीति से ये किया जाता है, वोटिंग की जाती है, और इसको गुप्त नहीं रखा जाता है। राष्ट्रपति केस में क्या है, गुप्त मतदान है। यहाँ पे क्या है कि पहले गुप्त मतदान होता था, उसके बाद अब फिर जो है अब इसको गुप्त मतदान नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक तरह से यहाँ पर गुप्त मतदान की बात नहीं कही जाती है। और इन 2003 में प्रेसिडेंट मेड 2 चेंजेस इन द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। क्या चेंजेस किए प्रेसिडेंट ने जो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा के लिए। तो इट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द राज्यसभा कैंडिडेट टू बी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो वहाँ पर जहाँ जिस स्टेट में रह रहा है वहाँ का रेसिडेंट होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, फ्रॉम विच ही वांट्स टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन, जहाँ से वो जो है चुनाव लड़ रहा है जिस सीट से, तो वहाँ का वो स्टेट का वहाँ का रेजिडेंट होने का वो प्रावधान नहीं है, जो कि प्रावधान लोकसभा में है कि उसका रेजिडेंट होना ही चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द ओपन वोटिंग हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द प्लेस ऑफ द सीक्रेट वोटिंग। तो सीक्रेट वोटिंग नहीं होती है, खुला मतदान होता है। एक तरह से जो वही बात करी गई थी, कहा था कि अभी पिछली स्लाइड में कि सीक्रेट वोटिंग का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, गुप्त मतदान का। यहाँ पर गुप्त मतदान का नहीं है, यहाँ पर खुला मतदान का है, ओपन वोटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है राज्यसभा का, वो सेम है जो कि लोकसभा के मेंबर्स के लिए है, वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। केवल जो है आयु में फ़र्क है कि लोकसभा में 25 वर्ष के आयु चुने जाते हैं लोग, और यहाँ पर 30 वर्ष के आयु के लोग चुने जाते हैं। So the only difference is that while the minimum age required for the Lok Sabha membership is 25 years and minimum age required for the Rajya Sabha membership is 30 years. टेन्योर कितना होता है, 5 साल का टेन्योर जो है वो लोकसभा में होता है, यहाँ पर 6 साल का टेन्योर होता है। 6 साल का टेन्योर होता है, ये गिवन है 83 के 1 में आर्टिकल में, अनुच्छेद संख्या 83 के 1 में संविधान में ये गिवन है कि लोकसभा इज अ परमानेंट हाउस। ये जो होता है इसका विघटन नहीं होता है, ये पूरी तरह से या कह सकते हैं यहाँ पर लोकसभा जैसे बंद हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये परमानेंट हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बात होती है ये डिज़ोल्व नहीं होता किसी तरह से, तो जो है डिज़ोल्व नहीं किया सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो टोटल 6 साल के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, तो हर 1/3 सदस्य वो 2 साल में हटते जाते हैं। तो जितने सदस्य हटते जाते हैं ठीक उतने ही सदस्य का वो बाई इलेक्शन होता जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है।
तो रादर देन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एट द एंड ऑफ द एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल में 1/3 जो लोग हैं, 1/3 मेंबर्स हैं, वो हट जाते हैं। एंड द सेम नंबर ऑफ द न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद है एवरी मेंबर रिमेन्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए, मैंने बताया अभी, ठीक है। इफ़ द सीट ऑफ एनी मेंबर बिकम्स वेकेंट, अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है तो ये जो 6 साल हैं, इसमें एक बात है कि वो जो नेक्स्ट व्यक्ति चुना जाएगा सीट वेकेंट के आदमी, तो वो भी 6 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन और डेथ, अगर कोई रेजिग्नेशन या डेथ के कारण से अगर वेकेंट होती है सीट, तो वो वैकेंसी जो भरी जाएगी वो जो है नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसके द्वारा भरी जाएगी, और वो नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो उसका इलेक्शन होगा, तो वो बाई इलेक्शन किया जाएगा उसके लिए, कैन बी हेल्ड टू फिल द वैकेंसी एंड द पर्सन इलेक्टेड इन दिस वे थ्रू बाई इलेक्शन रिमेन्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फॉर द टाइम रिमेनिंग। अब इसमें बात आती है, अगर कोई त्यागपत्र दे देता है कोई भी सदस्य, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी सदस्य की राज्यसभा में, तो जो 6 साल का टेन्योर है वो अगर पूरा नहीं किया है, जो व्यक्ति नहीं रहे तो या फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया है, तो उस जो बचा हुआ ड्यूरेशन है, केवल बचे हुए ड्यूरेशन के लिए ही वो व्यक्ति जो है, जो नया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आएगा या जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा, तो वो व्यक्ति केवल उस ड्यूरेशन के लिए ही मेंबर बनता है। लेकिन अगर ये जो हर 2 साल में 1/3 सदस्य जब हटा दिए जाते हैं, तो ये प्रोसीडिंग्स जो है इस केस में क्या होता है कि पूरे 6 साल का टेन्योर वो नेक्स्ट जितने भी सदस्य हटाए गए हैं उनका फिर से चुनाव होगा, और चुनाव होने के बाद में उनको 6 साल का पूरा टेन्योर जो है दिया जाएगा, वो उसके मेंबर रहेंगे तो फॉर द वैकेंसी, ठीक है। ही डज़ नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ द फुल टर्म ऑफ द 6 ईयर, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म के लिए बोला है। उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, देखिए डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का काम यही होता है जो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होता है। चेयरमैन यहाँ पे राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो चूँकि वो जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं तो राज्यसभा के, और उनको जो एमोलूमेंट्स और सैलरी मिलती है वो इसीलिए मिलती है, ठीक। तो द राज्यसभा हैज़ 2 मेन ऑफिसर्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब ये डिप्टी चेयरमैन जो है वो उन्हीं सदस्यों में से चुनाव कर लिया जाता है उनका, जो सदस्य जो है जो राष्ट्रपति को नामित करते हैं कि ये सदस्यों में से एक डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाए, तो वो बना दिया जाता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा 89 आर्टिकल में ये दे रखा है, और कितने 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, मेंबर का जो है टाइम पीरियड कितना है, उसका जो कार्यकाल कितना है, 6 साल का है, लेकिन स्पीकर का या सॉरी चेयरमैन का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल का है, ठीक है। और द राज्यसभा इलेक्ट्स वन ऑफ इट्स मेंबर एज अ डिप्टी स्पीकर फॉर 6 ईयर, 6 साल का कार्यकाल जो है वो डिप्टी स्पीकर का है। तो जब 5 साल में जो उपराष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं, 5 साल उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो बचा हुआ जो 1 साल है उसमें जो भी कार्रवाई होती है वो डिप्टी स्पीकर एज ए चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो है एज ए चेयरमैन उसका पद संभालते हैं। जो उपाध्यक्ष जो होते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर होते हैं, और वो जो है जिनका भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी दायित्व है उसका, वो दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। व्हेन द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन इज वेकेंट, जब पोस्ट चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट होती है, या डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन इन हिज एब्सेंस, ठीक है। तो इफ़ द पोस्ट ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इज आल्सो वेकेंट, अब मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन है, जो उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उनका भी जो पोस्ट वेकेंट है, तो उस केस में जो है जो राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करते हैं जिसको, वो व्यक्ति जो है राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, उसके ऊपर उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। तो इज अ वेकेंट देन सच अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फॉर दिस वर्क विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द हिज पोस्ट, ठीक है। फिर है द डिप्टी चेयरमैन कैन बी रिमूव बाई पासिंग द रिजोल्यूशन। अब जो भी प्रस्ताव पारित होगा उसके हिसाब से मेजॉरिटी जो होगी ऑफ देन मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मान लीजिए किसी व्यक्ति जो है डिप्टी चेयरमैन को अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाना पड़ना पड़ता है, तो ये तभी होता है कि जब वो अपने दायित्वों का निर्वहन जो संविधान सम्मत नहीं कर रहे होते हैं, या जो नियमों का रूल्स एंड रेगुलेशंस का
पालन नहीं कर रहे होते। तो ऐसे केस में जो है मेजॉरिटी में जो है ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और इस मेजॉरिटी कितनी होगी, 50% +1 साधारण बहुमत से, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है कि सिमिलरली द राज्यसभा कैन आल्सो रिमूव इट्स चेयरमैन दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाने के लिए कोई विशेष बात नहीं कही गई है, ठीक है। जो लोकसभा में है वही राज्यसभा में। पावर क्या है, पावर एंड ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन यहाँ पर सेम है। जिस तरह से लोकसभा में जो भी स्पीकर की पावर्स होती है वही राज्यसभा में होती हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि सामान्य विधेयक के केस में जब ऑर्डिनरी बिल आता है ऑर्डिनरी, तो उस केस में दोनों राज्यसभा और लोकसभा की पावर बराबर होती हैं। कोई भी बिल पहले राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है या फिर लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, और दोनों बिल जब दोनों से पारित कर दिए जाते हैं, तो जब दोनों से पारित कर दिया तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर किसी प्रकार से मत एकता का अभाव होता है तो उस केस में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उस संयुक्त बैठक जो है वो बुलाते हैं, आहूत करते हैं राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल में। मनी बिल है कोई, तो मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और राष्ट्रपति जब उसको जो है की अनुशंसा पे ही पेश किया, उनकी जो है राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही वो पेश किया जाता है। और जब लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा उसको जब मनी बिल को पास करती है, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। फिर वो मनी बिल जो है जब लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों का ही जो है उसका बिल को अपने पास रखने का समय होता है। 14 दिन के बाद वो बिल जो है स्वतः ही, अगर मान लीजिए लोकसभा में वापस आ जाता है तो पास कर दिया जाता है, नहीं तो वो स्वतः ही पास माना जाता है राज्यसभा से। फिर उस बिल को जो है राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको संस्तुति प्रदान करते हैं उस पर, ठीक है। तो इसको लेके हो गया। तीसरा जो है संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन बिल 368 में 368 में अनुच्छेद में उसके बारे में गिवन है, संविधान संशोधन के विधेयक के बारे में कि संविधान संशोधन किस तरह हो सकता है। तो उसमें जो है कि जो टोटल मेंबर्स हैं एमपी हैं, उनकी पूरी संख्याओं की आधी संख्या जो होती है साधारण बहुमत, और प्लस जितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं उसके 2/3 बहुमत से, जो विशेष बहुमत जिसको कहा जाता है, उसमें से वो उस बिल को जो है पास किया जाता है, तभी वो जो है संविधान संशोधन बिल को पास माना जाता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर संस्तुति प्रदान करते हैं। धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक है, इनको लेकर के जो बात कही गई है कि इसमें राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकते हैं। साधारण विधेयक को केवल एक बार लौटा सकते हैं, तो उसको राष्ट्रपति की जो क्लास है वो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो उससे आप उसको आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद भी उसको अच्छी तरह से राष्ट्रपति के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन है। पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन राज्यसभा की जो है ऑलमोस्ट सेम है जो स्पीकर की होती है लोकसभा में। ओनली डिफरेंस क्या है कि चेयरमैन राज्यसभा का डज नॉट हैव द राइट टू डिसाइड द मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में बता दिया है कि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन ऑल हिज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। फिर आते हैं प्रिविलेज पर। तो प्रिविलेज ऑफ द राज्यसभा, तो यहाँ पे राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के क्या क्या विशेषाधिकार हैं। पहला तो है आर्टिकल 249 के अंतर्गत, इसमें राज्यसभा जो है एक रिजोल्यूशन पास करती है जो कि 2/3 बहुमत से ही मेजॉरिटी होनी चाहिए, उससे ही उसके प्रेजेंट से ही वो पास होगा, या कह सकते हैं विशेष बहुमत से ही पास होगा। या वो क्या है कि राज्य सूची, जैसे 7वीं सूची है, 7वीं सूची में संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है। उसी प्रकार जो है जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकार बना सकती हैं। यहाँ पे ये बात आई है कि राज्य सूची के विषय पे अगर केंद्र सरकार को कानून बनाना होता है तो उसके विषय में राज्य सूची का वो विषय को लेकर के उसकी वोटिंग या फिर उसका जो कह सकते हैं कि जो बिल पारित होता है वो राज्यसभा में ही पारित होता है। तो राज्यसभा में वोटिंग या डिक्लेयर किया जाता है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पर जो कि स्टेट लिस्ट में है, उसको राष्ट्रीय महत्व के कारण उसको जो है संघ सूची में के कारण उस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है।
तो majority of the members present and voting and declares that the particular subject mentioned in the state list of the national importance, then the parliament can make a law on that subject. Such a resolution does not remain effective for more than 1 year. तो ऐसा resolution जो है वो 1 साल तक ही रहता है, वो 1 साल तक ही वो समझा जाता है, उसके बाद जो है उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाता है। बट यदि उसके बाद राज्यसभा जो है फिर से उसका कार्यकाल, उसका जो उस विषय को लेकर के उसको बढ़ाना है कि उस विषय पर चर्चा जो है वो, उस कानून जो है वो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार ही बनाए, तो उसको भी वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा सकती है मोर देन 1 ईयर हर समय पर, मतलब कि मोर देन 1 ईयर हर बार में बढ़ाया जा सकता है। फिर आते हैं आर्टिकल 312 पर। 312 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है वो ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के है कि कोई भी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है कि नहीं, उसको लेकर के जो विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है और पारित भी पहले राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तभी कोई भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस माना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास ये पावर है, गिव द पार्लियामेंट द राइट टू इस्टेब्लिश अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो कोई नई ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा है, उसको बनाने के लिए या उसको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए राज्यसभा में ही जो है बिल को लाया जाता है। बाई पासिंग द रिजोल्यूशन बाई द 2/3 बहुमत से उसको जो है पास किया जाता है, प्रेजेंट के और वोटिंग, जो प्रेजेंट के 2/3 बहुमत से और जो भी टोटल के 50% से। ठीक है, ये दोनों से पास होना चाहिए, तभी जाकर के ऑल इंडिया सर्विस उसमें ऐड होती है एंड वोटिंग, और उसकी वोटिंग भी होती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रपोजल बाई द राज्यसभा, पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इस्टेब्लिश अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। और ये यहाँ पे जो है, और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोसेस जो है ये राज्यसभा के अधीन ही आता है, केंद्र सरकार अपने द्वारा जो है ऐसा काम नहीं कर सकती, ऑल इंडिया सर्विसेज को नहीं चुन सकती है। ठीक है, फिर है टर्मिनेशन मतलब कब एमपी जो हैं वो हटाए जा सकते हैं, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, सेवा मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 101 अनुच्छेद के अनुसार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि वैकेंसीज इन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीजेस द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो उनकी जो पावर है वो सीज कर दी जाती है, उनके अधिकार सीज कर दिए जाते हैं, उनको जो है ख़त्म कर दिया जाता है यदि देयर सीट ऑफ द पार्लियामेंट बिकम वैकेंट, अगर उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। वो वैकेंट कैसे होगी, यदि कोई मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि दोनों हाउसेस में चुन लिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो उस केस में उसको एक पे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है अगर नहीं देता है तो उसका जो है टर्मिनेशन हो जाता है। दूसरा जो है कि एक बार जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में चुन लिया गया और चुनने के बाद में जो पहले हाउस का, पहले मान लीजिए कि लोकसभा का मेंबर था वो, लेकिन उसने अपने लोकसभा के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही वो राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है तो वैसे ही उसको लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पद है वो रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा में और राज्यसभा में कि इनको जो है 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति लगातार जो है अब्सेंट रहता है बिना सूचना के, अगर लोकसभा स्पीकर के सूचना के नहीं या फिर और या राज्यसभा के स्पीकर के सूचना के बिना वो ऐसा अब्सेंट रहता है 60 दिन तक लगातार, तो भी उसको जो है पदमुक्त माना जाता है। ठीक है, तो इफ अ पर्सन इलेक्टेड a member of both the houses of the parliament, he has to resign from one house. If the member of one house of the parliament is elected and a member of the other house, his membership is in the first house ceases. ठीक है दोस्तों, इसका क्या है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 101 के 4 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद संख्या 101(4) में, कि इफ़ अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन्स absent फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द हाउस मोर देन 60 consecutive years, consecutive ये मतलब लगातार, तो consecutive days, माफ़ कीजिएगा, consecutive days without the permission of the house, then his membership ceases. तो इस तरीके से जो है किन किन तरीक़ों से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट का ये सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम जो है थर्ड पार्ट में पार्लियामेंट में बिल के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल क्या होता है, और साथ साथ में
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में, और साथ साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी संसदीय जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, जो जाननी ज़रूरी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस क्लास में इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।